हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर कुछ क्लासेस कर रहे हैं। तो कुछ समय से हम लोग मॉडर्न इंडिया के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को देख रहे हैं। उसी क्रम में आज की क्लास को, छोटी सी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हो कि 1857 का विद्रोह भारत के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस विद्रोह ने भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बदल दिया। तो 1857 के विद्रोह के पहले किस तरह से अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी की अथॉरिटीज़ ने भारत में जो लूट मचाई थी, उसका विवरण श्री दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। उन्होंने अपनी किताब में दिल दहला देने वाली और खून खौला देने वाली भयंकर गरीबी का जिक्र किया है। प्रसिद्ध इतिहासकार जॉन सुलीवन ने लिखा है कि हमारी व्यवस्था एक स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा नदी के किनारे की सभी अच्छी वस्तुओं को सोख करके मतलब सीक्वेज करके उसे टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। आप जानते हो कि टेम्स नदी लंदन में है और एक प्रतीकात्मक स्टेटमेंट है, कोटेशन है, सभी अच्छी वस्तुओं को सोख करके टेम्स के किनारे निचोड़ देना। मतलब हमारी संपत्ति किस तरह से, किस सिस्टम से भारत के बाहर जा रही थी, उसका ये उन्होंने विवरण दिया है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण तो एनफील्ड राइफल को माना जाता है, जिसमें ऐसा कहा जाता था कि उसमें लॉर्ड एंड टेलो का चर्बी मिला हुआ है, मतलब गाय और सूअर का चर्बी मिला हुआ है। क्योंकि उसमें जो कारतूस दिया जाता था, उस कारतूस को मुंह से काट करके बारूद एनफील्ड राइफल में भरना पड़ता था, और ये जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं के विपरीत था। इसके पहले ब्राउन बैस नाम की राइफल को यूज किया जाता था, जिसके स्थान पर एडवांस एनफील्ड राइफल को लाया गया था। और कारतूस बनाने का कारखाना कलकत्ता के दमदम में था। ऐसी एक कथा आती है, कहानी आती है कि उस फैक्ट्री के एक वर्कर ने एक भारतीय सैनिक से पीने को पानी मांगा, तो जाति व्यवस्था के कारण उस ब्राह्मण सैनिक ने पानी देने से मना कर दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि फैक्ट्री के वर्कर ने कहा कि तुम्हारा जाति का घमंड बहुत जल्दी ही दूर होने वाला है, क्योंकि जो आपको नया कारतूस दिया जाएगा उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। और ये बात आग की तरह फैल गई और बहरामपुर में सैनिकों को पहला कारतूस दिया गया था, जो कि 9th इन्फेंट्री थी। यहाँ पर इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना होता है। और 34वीं इन्फेंट्री जो बैरकपुर में थी, उसके सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारी मेजर बाग को गोली मारकर घायल कर दिया। मंगल पांडे का विद्रोह 23 मार्च 1857 को हुआ था और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। 1857 के विद्रोह का मूल कारण केवल चर्बी वाले कारतूस को मानना ठीक नहीं है, ऐसा इतिहासकार लोग नहीं मानते। वो तो तत्कालिक कारण था। ऐसे कई सारे कारण थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया, जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका सोशल रिफॉर्म्स ने भी अदा की थी। ब्रिटिश सरकार महिला एजुकेशन को प्रमोट कर रही थी। सती प्रथा को 17वें रेगुलेशन से ख़त्म कर दिया गया था। क्रिश्चियन मिशनरीज़ ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो इस तरह के सोशल रिफॉर्म्स के कारण भी रूढ़िवादी हिंदुओं को अपने धर्म पर खतरा महसूस हो रहा था। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया, जो उस वक़्त के रूढ़िवादी हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। और उस समय के हिंदू धर्म में एक कलिवर्ज्य नाम की प्रथा
बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। यहाँ पर कलिवर्ज्य का मतलब होता है कलियुग में जो वर्जित है, वैसे कार्य जो कलियुग में नहीं करने। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म व्यवस्था में सतयुग और त्रेता द्वापर कलियुग का वर्णन आता है। तो कलिवर्ज्य में एक सिस्टम बनाया गया था कि समुद्र के पार यात्रा करने से धर्म नष्ट हो जाता है। तो उस वक़्त के रूढ़िवादी हिंदू समुद्र की यात्रा के विरुद्ध थे, लेकिन जनरल ड्यूटी इनलिस्टमेंट एक्ट के द्वारा सैनिकों को यह लिख कर देना पड़ता था कि वे ड्यूटी पर कहीं भी जाने को तैयार हैं। और जब आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ तो बहुत सारे हिंदू सैनिक बिहार, मध्य प्रदेश, आज के मध्य प्रदेश, आज के उत्तर प्रदेश के थे, वे युद्ध करने बर्मा गए। और जब वापस आए तो उन्हें उनके गाँवों में, उनके समाज से उनको निकाल दिया गया। इसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। इसके साथ साथ ही लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन बनाया था, और इनाम कमीशन बनाकर उसने बहुत सारे पेट्रोनेज को ख़त्म कर दिया। यहाँ पर पेट्रोनेज का मतलब हो रहा है कि जो दान में, इनाम में जो ज़मीनें दी गई थी, संपत्ति दी गई थी, उसको ब्रिटिश सरकार ने वापस ले लिया। इससे छोटे छोटे जो ज़मींदार थे वो बिल्कुल सड़क पर आ गए, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। विद्रोह में इनका भी बड़ा योगदान था। और लॉर्ड डलहौजी के समय में ही रेलवेज़, उसके साथ साथ पोस्टल डिपार्टमेंट, इन सभी का निर्माण हुआ, जिसने आपस में भारतीयों को कनेक्टिविटी दिया। हालांकि अंग्रेज़ों ने इसे अपनी सुविधा के लिए बनाया था, लेकिन देश के अंदर में इसका एक पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ा कि अलग अलग क्षेत्र के लोग एक दूसरे के संपर्क में आने लगे और राष्ट्रवाद की भावना का जन्म, राष्ट्रवाद की भावना का विकास होने लगा। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का थ्योरी बनाया था। इसका अर्थ ये होता है कि वैसे देसी रियासत के राजा जिनकी अपनी संतानें नहीं थी, जिनके पुत्र नहीं थे, तो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी गोद लिए हुए पुत्र को नया शासक स्वीकार नहीं करती थी, और उनके राज्य को, राजा की मृत्यु के पश्चात उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो ऐसे कई सारे राज्य जो हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए, तो उनमें काफ़ी असंतोष था। 1856 ईस्वी में अवध के साथ कंपनी का बिहेवियर लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा, परीक्षाओं में पूछा गया है कि वाजिद अली शाह उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य कथक के एक बहुत बड़े कलाकार थे, और एक नाटक है इंद्र सभा, उसमें उन्होंने अभिनय भी किया था। तो कुशासन के आधार पर, खराब शासन के आधार पर लखनऊ को, जो देसी रियासत थी या जिसको हम अवध बोलते हैं, अवध के देसी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया और उसकी राजधानी लखनऊ थी। वाजिद अली शाह को पेंशन दे करके कलकत्ता भेज दिया गया। तो अवध के लोगों में नवाब के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था उसके लिए काफ़ी असंतोष था, और 1857 के विद्रोह में अवध की घटना ने लोगों के मन में गहरा प्रभाव डाला था। विद्रोह में इसका भी काफ़ी योगदान रहा था। तो अब हम लोग विद्रोह के सीक्वेंस पर आते हैं। 3 मई 1857 को अवध रेजिमेंट ने आदेश मानने से इनकार कर दिया, उसे भंग कर दिया गया। विद्रोह की तिथि 10 मई 1857 को मानी जाती है, जो कि मेरठ से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रखना कि 10 मई 1857 को मेरठ में कोई विद्रोह नहीं हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ में जमा हुए विद्रोहियों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था, दिल्ली की ओर डिपार्चर किया था, ताकि वे दिल्ली पर अधिकार कर सके। इसी कारण 10 मई को विद्रोह की तिथि निर्धारित की गई है। 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुँचे और उन्होंने
बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। उत्तर भारत के कई स्थानों पर विद्रोह हुआ था। बिहार में विद्रोह के नेता बाबू कुंवर सिंह थे। कानपुर में विद्रोहियों के नेता नाना साहब थे, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र अर्थात गोद लिए हुए पुत्र थे। और यहाँ पर ध्यान में रखना कि उनका वास्तविक नाम धोंधू पंत था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। वे बिरजिस कदर, जो कि नवाब समझे जाते थे, उनकी माता थी। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया और वे 82 वर्ष के थे। विद्रोहियों में नेताओं में ये सबसे ज़्यादा उम्र के थे। फैज़ाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया था। वे एक मौलवी थे और मद्रास के रहने वाले थे। झांसी में गंगाधर राव के बाद रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र को ब्रिटिश कंपनी ने मान्यता नहीं दी। उनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव था। तो इसी कारण से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया और तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ देने वाले ग्वालियर के सिंधिया को भी पराजित किया था। उत्तर प्रदेश के बागपत में विद्रोहियों के नेता शाहमल थे। हरियाणा में राव तुला राव ने विद्रोह किया था, लेकिन भारत के बहुत सारे भागों में इसका प्रभाव नहीं हुआ था। ये भी मानने योग्य बात है। दक्षिण भारत में इसका प्रभाव ना के बराबर था। पंजाब, जिसे हाल ही में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, उसने कंपनी को सहायता दी। सिंधिया, जो ग्वालियर में शासन करते थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता दी। सिंधिया राज्य के सेनापति दिनकर राव ने अंग्रेज़ों को बहुत सहयोग किया। उस वक़्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कहा भी था, यदि सिंधिया विद्रोह में शामिल हो जाता तो मुझे अगले ही दिन भारत छोड़ करके लंदन भागना पड़ता। और दिनकर राव को विद्रोह में सहयोग देने के कारण ही सर की उपाधि दी गई थी। उन्हें सर दिनकर राव कहा जाता है। दिल्ली में जॉन निकोलसन और हडसन ने अधिकार कर लिया और यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना हुई। कर्नल हडसन ने हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए बहादुर शाह जफर के सभी संबंधियों की हत्या कर दी और बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। ह्यू रोज ने झांसी पर अधिकार किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को चुना और उनके शव को देख करके ह्यू रोज ने कहा था, विद्रोहियों में यही एकमात्र मर्द थी। तात्या टोपे को 1859 में फांसी की सज़ा दे दी गई। हेवलॉक हेनरी लखनऊ का अधिकारी था। उसके असफल होने के पश्चात कैंपवेल ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया और बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। 1857 के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जीवन का अंत कर दिया। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बनाया, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को डिसॉल्व कर दिया गया। कंपनी का शासन भारत से ले लिया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चला गया, जिसे हम कहते हैं क्राउन के हाथों में चला गया, या आप कह सकते हैं ब्रिटेन की सरकार के हाथों में चला गया, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन की संसद के हाथों में चला गया। और यहीं से 1857 से लेकर के 1947 ईस्वी तक भारत में कॉलोनियल रूल की शुरुआत होती है।
ध्यान में रखिएगा, ये वर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कॉलोनियल रूल की शुरुआत होती है, औपनिवेशिक शासन की शुरुआत होती है। इस एक्ट में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का जो कैबिनेट था, प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल था, उसमें एक नया मंत्री जोड़ा गया और उस मंत्री को कहा जाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उसको हिंदी में भारत मंत्री बोलते थे और भारत मंत्री का कार्यालय लंदन के इंडिया हाउस में था और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाला एक काउंसिल होता था और वही भारत मंत्री महारानी की ओर से भारत पर शासन करता था और भारत मंत्री अपने एक एजेंट को भारत भेजता था जिसे वाइसरॉय कहा जाता था। वही वाइसरॉय जब भारत आता था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड हो जाता था, मुखिया हो जाता था, जिसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो इस तरह से गवर्नर जनरल और वाइसरॉय का पोस्ट एक ही व्यक्ति धारण करता था। इस एक्ट के द्वारा भारत के प्रथम वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे और इस तरह से भारत में एक नई शासन पद्धति की शुरुआत हुई। तो हम लोग आगे की वीडियो में इस टॉपिक को देखेंगे। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो क्वेश्चन बनाते रहिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहिए, ग्रुप में डिस्कशन करते रहिए और कोशिश करिए कि अपने स्टडी ग्रुप में मैक्सिमम कन्वर्सेशन हो। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।